हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका विजुअल आर्ट्स विद विनी में। दोस्तों, हम लोग जो वेस्टर्न आर्ट की टाइमलाइन से चल रहे थे, अपना लास्ट वीडियो में हम लोग क्या डिस्कस कर चुके हैं। हम लोग एक बेसिकली मैं उसको 1-2 मिनट बात करना चाह रही थी। मुझे पता है आप लोगों की एग्ज़ाम एकदम सर पे है, जो कि टीजीटी पीजीटी वाले लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं, उनकी बात कर रही हूँ, है ना। और नेट भी बहुत जल्दी बस एग्ज़ाम डेट रिलीज़ होएगी और एग्ज़ाम आपकी कंडक्ट होगी, क्योंकि ये अभी सोचिए दिसंबर की एग्ज़ाम होने वाली है कंडक्ट, तो और लेट नहीं करेंगे वो लोग। और आगे उम्मीद है जल्दी आपकी एग्ज़ाम होगी, तो इसीलिए कोशिश है कि हम इतना ज़्यादा जल्दी तो नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन फिर भी जितना हो पाता है कि अपन फटाफट उसको कवर कर लें। वैसे भी अगर आप लोग वेस्टर्न आर्ट को देख रहे हैं, अपन ने मेन आर्ट मूवमेंट्स को अलग अलग डिस्कस बहुत डिटेल में कर लिया है, उसमें आपको कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए। और जो लास्ट वीडियो था, अगर रह गया हो तो ज़रूर देखना। वो क्या था, इन जनरल आपको कैसे कला आंदोलन में अपना दिमाग लगाना है वो बताया था। उसमें बहुत चीज़ें ऐसी थी जो छूट गई है, क्योंकि जब हम डिटेल में पढ़ेंगे तभी हमें वो चीज़ें समझ आएगी। लेकिन एक मेन पॉइंट्स एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत कुछ था उसमें, तो आप उसको कम मत समझें, उसको भी यूटिलाइज़ करें, आपके लिए काम आएगा। और वो भी मतलब ये वीडियो मैं समझूंगी कि आजकल सब एग्ज़ाम जो भी आप लोग दे रहे हैं, बीएफए एमएफए के लिए भी यूज़ आता है, तो आप उसको देखें। सेकेंडली, जब एक कुछ कमेंट से भी पता चला था कि जो मैं समझाना चाहती हूँ उसका मतलब ये नहीं है कि वो किताब में, मतलब मेरे कहने का मतलब है कि इसलिए ये चीज़ें करी है कि हमने जो लगातार आर्ट मूवमेंट्स बताए थे अपने लास्ट वीडियो में, उसके लिए आप थोड़ा सा ध्यान रखें कि कोई भी आर्टिस्ट अगर एक आर्ट मूवमेंट से कनेक्ट है, उसका मतलब ये नहीं है कि वो उसके अलावा और कोई तरीके से कार्य नहीं कर सकता है। ये दिमाग से बिल्कुल हटा देना। मैं जानती हूँ पिकासो क्यूबिज्म के अंदर पढ़ते हैं, अपन कहीं भी पढ़ते हैं, लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि पिकासो ने सिर्फ घनवादी शैली में ही कार्य किया है, या घनवादी का जो भी मीन्स वो होता है, जो भी उसकी क्वालिटीज़ होती है, वो सिर्फ पिकासो की शैली में सिर्फ वही है, पिकासो ने सिर्फ उसी को फॉलो किया है? ऐसा नहीं है। इसलिए जो चीज़ में थोड़ा सा कन्फ्यूज आप रहते हैं ना, उसका मतलब ये नहीं हो आप उसमें कंफ्यूज बिल्कुल ना हो। हम सिर्फ पिछले वीडियो में यही बताना चाह रहे थे कि कौन सा आर्ट मूवमेंट और किस में मेन आर्टिस्ट हमने पढ़ने होते हैं, और कुछ चीज़ें जो उस आर्ट मूवमेंट की क्वालिटीज़ थी वो कैसे उनके कार्य में दिखती है। बस इतनी चीज़ें दिमाग में रखो, ज़्यादा दिमाग अपना मत दौड़ाओ, है ना। मतलब दौड़ाओ ज़रूरी है, लेकिन इतना ज़्यादा भी ना दौड़ाएं, ठीक है। तो चलिए, ये थोड़ा सा छोटा सा बात थी, मैंने कहा पिछले वीडियो में नहीं बोल पाई थी क्योंकि वो बहुत बड़ा चल गया था। रोमांटिसिज्म छोटू सा है ना, क्योंकि उसमें एक आर्टिस्ट भी मैंने एक्सक्लूड कर दिया है। फ्रांसिस्को गोया के लिए अलग से वीडियो बनाएंगे, क्योंकि उनको रोकोको और स्पेन की संधिवादी चित्रकार कलाकार के नाम से जाने जाते हैं, तो उनको हम अलग से वीडियो में दूंगी मैं, है ना। इसमें मेरा सेट नहीं हो रहा था, तो हम आज रोमांसवाद क्या था वो देख लेते हैं। हमने लास्ट वीडियो, अब अपन लास्ट वीडियो ये जो सारे आर्ट मूवमेंट्स वाले की बात नहीं कर रहे हैं दोस्तों। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो इन सब से रिलेटेड, तो आप इंस्टाग्राम टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम पे ग्रुप है हमारा, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं और अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं रोमांटिसिज्म का। अब आते हैं लास्ट हमने पढ़ा नवशास्त्रीयतावाद, मतलब इससे पहले का जो आंदोलन था वो हमने पढ़ा नवशास्त्रीयतावाद। उससे पहले रोकोको, बरोक सब देख लिए, ठीक है। नहीं देखा हो तो देख लेना आप लोग चैनल पे जाके। तो अब जो लास्ट वीडियो था वो तो ओवरऑल सारे हमने जो आर्ट मूवमेंट्स बेसिक हैं वो भी बहुत सारे थे, और तो हमने उसको कवर किया। लेकिन आप पीछे वापस आओ, जो मैंने कहा था कि रोमांटिसिज्म हम डिटेल में चलते रहेंगे, नो डाउट डिटेल में हमारा चलता रहेगा। तो ये कला आंदोलन क्या है, नवशास्त्रीयतावाद क्या थी, सर्वप्रथम ये चीज़ बताओ। याद करते हैं एक बार कि शास्त्रीयतावाद को, क्लासिज्म को आर्ट में लेके आए थे, प्लस एक और चीज़, प्लस क्या कि रोकोको और बरोक का विरोध किया था, जबकि शास्त्रीयतावाद में ऐसा नहीं था। शास्त्रीयतावाद में ज़रूर शास्त्रीयतावाद को आप लेके आए थे, शास्त्रीय शैली ग्रीक रोम को लेके आए थे, लेकिन बरोक के मिक्सचर से, इसलिए उसको शास्त्रीयतावाद कहते हैं, इसको नवशास्त्रीयतावाद कहते हैं। मतलब एक तरह से शास्त्रीयतावाद कहीं आगे बढ़ के चीज़ जो हुई वो नवशास्त्रीयतावाद थे। ये चीज़ें सब डिस्कस कर चुके हैं, अगर नहीं पता है तो आप उस वीडियो में देख लेना। अब ये आर्ट मूवमेंट्स कैसे अलग था, कैसे नवशास्त्रीयतावाद को ख़त्म किया इसने और नई
फीलिंग्स के साथ ये आया, फीलिंग्स, वाह। तो ये जो आंदोलन था नेपोलियन के पतन से लेकर फ्रांसीसी फारसीसी युद्ध तक चला। नेपोलियन का टाइम था, हमने न्यू क्लासिज्म के जो आर्टिस्ट देखे उनका आर्ट वर्क देखा, उसमें हमने देखा चाहे मूर्ति हो, पेंटिंग्स हो, नेपोलियन से रिलेटेड था क्योंकि वो उनका समय था। लेकिन ये अब समय क्या है, जब नेपोलियन का पतन हो गया और जो फ्रेंच और फारसी का जो युद्ध उस समय तक ये चला, ठीक है, वो जिसको फ्रेंच क्रांति भी कहते हैं, हम आर्टिस्ट के उसमें देखेंगे कैसे उनको इफेक्ट पड़ा उस चीज़ का, ठीक है। तो मेन पेंटर्स गैरिकल, डेलोरोइक्स, हेमियर, जो हमको पढ़ना है डॉमियर, ठीक है, जिसको आप इंग्लिश में बोलेंगे, हिंदी में बोलेंगे गैरिकल, डेलेक्रा, है ना, और ड्यूमियर। ये मैं आज अपन इस वीडियो में देखेंगे, गोया भी अलग से वीडियो देंगे, ठीक है। उन्होंने अपनी पेंटिंग में जो विचार रखे और उनका पालन किया वे रंगों के छिड़काव, कल्पना और भावुक अभिव्यक्ति जैसे पहलू हैं पेंटिंग में बहुत महत्वपूर्ण है। क्या है, रंगों का एक तो कलर एप्लीकेशन भी बहुत महत्वपूर्ण है रोमांटिसिज्म में। दूसरी चीज़ एक इमेजिनेशन, एक कल्पना, जिसको आप, है ना, वो कल्पना, उन सब चीज़ों का पालन इसमें बहुत अच्छी तरीके से किया गया। लेकिन नव शास्त्रीयतावाद कैसे शास्त्रीयता पे थी, ग्रीक रोम की चीज़ों पे उनका सब्जेक्ट भी उस प्रकार से था, उससे अलग रोमांटिसिज्म आया। पेंटिंग के विषय कर्तव्यनिष्ठ हैं, वे आमतौर पर कवियों और कविताओं पर, मतलब पोएट्री, राइम्स, उस पर आधारित है। रोमांटिसिज्म के लिए एक चीज़ बता दूं, देखो ये आप कहीं सर्च भी करोगे तो रोमांटिसिज्म हम आर्ट की दृष्टि से पढ़ रहे हैं, लेकिन इसी के कंटेम्प्ररी रोमांटिसिज्म एक कंप्लीट आर्ट मूवमेंट था जिसमें जो लिटरेचर और आर्ट के अंदर था, लिटरेचर मतलब साहित्य और कला के अंतर्गत। साहित्य में भी जैसे हम बोलते हैं पीबी शैली, है ना, और ये अपने वर्ड्सवर्थ, ये सब जो आपने पढ़े होंगे, है ना, ये सब यूरोप में इसी समय आए, ठीक है, और इसी समय आए और यही रोमांटिसिज्म मूवमेंट के अंदर आता है। उनने अपनी बहुत अच्छी अच्छी पोएट्री इस समय दी जिसकी एक भावना थी इमेजिनेशंस, जो हमारे दिल की फीलिंग्स हैं उसको वो रोमांटिसिज्म आर्ट मूवमेंट के अंदर आता है, ठीक है। तो वही चीज़ों का प्रभाव कला में भी पड़ा और इसलिए हम क्या कहते हैं कि एक प्रकार से इनका विषय कैसा है, आमतौर पर जो कवियों की कविताओं पर आधारित इसका विषय है। धार्मिक तथा अन्य परंपराओं को पूर्णतः त्याग कर लोग विशुद्ध तर्क के स्थान पर सोचने लगे, इमेजिनेशन आने लगा, ना कि लॉजिक, तर्क। लॉजिक को बिल्कुल ज़्यादा, मतलब वो नहीं जो एकदम सीधे दृढ़, उसमें नहीं, कल्पना, एक ड्रामेटिक फॉर्म आप बोलोगे, ड्रामेटिक, जैसे कि हमने देखा था कि बरोक में भी था, है ना, जो, तो वो उस तरह से मैं बोल रही हूँ कि ड्रामेटिक फॉर्म में, इसलिए ये नवशास्त्रीयतावाद से अलग है। नवशास्त्रीयतावाद में टोटली क्या विरोध हो गया था इन चीज़ों का और हम सिर्फ शास्त्रीयता पे आए थे, है ना। लेकिन यहाँ पे क्या है, एक इमेजिनेशन, सोच क्या रहे हैं, एक पोएट में जैसे स्टोरी क्रिएट हो रही है, उस प्रकार से वो सारे सब्जेक्ट्स भी रोमांटिसिज्म में आते हैं। चलिए, जिस विषय को चुना जाना ज़रूरी हुआ वह गहरी, कल्पनाशील, भावनात्मक, दयनीय और शोकपूर्ण पहलुओं का था, ठीक है। मतलब कोई दुख हो या कोई कल्पना जो भावना से रिलेटेड, दयनीय स्थिति, इन पहलुओं का वो था, है ना, जिसके पीछे से एक तरह से मैं कह रही हूँ कि एक कवि, आप देखोगे फ़ोटो लेकिन ऐसा लगेगा कि बहुत कुछ चीज़ें आपसे कुछ कह रही है, इतना आप कल्पना कर सकोगे, चाहोगे तो आप बहुत कुछ कल्पना कर सकोगे चीज़ें, है ना। उसको आप एक तरह से इस प्रकार का आर्ट वर्क समझोगे, पूरी कविता लिख दोगे आप, ऐसा, है ना। जैसे कविताओं में क्या होता है, एक लाइन को आप, पोएट्री और प्रोज में क्या अंतर, मतलब जो होता है, कविता को क्या कहते हो आप, एक लाइन से आप आप क्या लिखते हो, आप पूरा 4 पेज लिख सकते हो, ऐसा होता है, बिल्कुल होता है। तो वही चीज़ है कि वो अपने आप में वो इतना डिस्क्रिप्टिव रहती है चीज़। इस कला आंदोलन में ने पूर्व आंदोलन जो नवशास्त्रीयतावाद थी उस भावनाओं को दबा दिया था, जो भावना वहाँ पे प्रिवलेंट थी, चल रही थी, उस चीज़ को दबा दिया। आप याद करो नवशास्त्रीयतावाद में जब हम लोग गैबो पढ़ रहे थे, है ना, जो ये लास्ट के, तो हमने क्या बोला था कि इंगर्स भी पढ़े थे हमने, है ना, इनने क्या किया था, जो डेविड के शिष्य थे,
इनका कहा जाता है कि इनने डेविड का भी अनुकृति मतलब वो किया, पालन किया, लेकिन रोमांटिसिज्म के भी कुछ प्रभाव इनके आर्ट वर्क्स में देखने को मिले थे। ठीक है, ये चीज़ अपन ने बोली थी। क्यों? क्योंकि उसके बाद वो चालू हो रहा था, है ना, वो उसके कंटेम्प्रेरी वो टाइम पीरियड में आ रहे थे और इसलिए उसका प्रभाव आ रहा था। तो वहीं पे नवशास्त्रीयतावाद का इस समय जो अपन जो आज पढ़ रहे हैं वो उस समय से अब ये पूरा उसका प्रभाव हट गया था। अब देखिए, उसमें कलाकारों को प्राचीन मूर्तिकला का आदर्श दिया जा रहा था, मतलब जो प्राचीन ग्रीक रोम में जैसी मूर्ति बन रही उस प्रकार की मूर्तियाँ आप बनाओ भाई, है ना। हमने जो अपोलो डेफने इनकी मूर्तियाँ देखी है उस तरह से आपने फिर आगे क्रिएट किया है, बिल्कुल हमने देखी है ना, तो वो करो। किंतु वह चित्रकला में रुचि ले रहे थे। अब मूर्तिकला का आदर्श बनाने का मतलब कि मूर्तियाँ भी बनाओ। दूसरी चीज़ आप याद करो, जो डेविड की पेंटिंग्स थी, क्या बोलते हैं, किस लिए जानी जाती है कि वो पेंटिंग ऐसी दिखती है, उसकी आकृतियाँ ऐसी दिखती है जैसे कि मूर्तियाँ हो, है ना, वो ऐसा क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। इसी को तो शास्त्रीय प्रभाव कहते हैं। तो उस चीज़ में जो करना था, लेकिन इस समय के जो आर्टिस्ट हैं वो मोस्टली चित्रकला में रुचि रह रहे थे, उन्हें शास्त्रीयता का पाठ पढ़ाया जा रहा था, जबकि वो मध्य युग में रुचि ले रहे थे। ठीक है, जो वो मध्य युग जो मेडिवियल पीरियड है वो उसमें रुचि ले रहे थे, उनको पाठ तो शास्त्रीयता का पढ़ा रहे थे। तो ये चीज़ें चेंज, इसलिए इन्हें अलग होकर एक आर्ट मूवमेंट जिसको कहते हैं रोमांटिसिज्म, रोमांसवाद का की निर्धारण किया। इस प्रकार स्वयं को भावना के अनुरूप मतलब जो स्वयं की जो भावना है उसके अनुरूप अनेक शैली विकसित होने लगी। जो आपकी भावना है उस प्रकार से वेनिस इसमें अधिक सफल हुआ। वेनिस जो प्लेस थी उसमें वो अधिक सफल हुई। क्यों? देखो, सबसे पहले क्या बोल रहे हैं हम, कलर का एप्लीकेशन भी अच्छा खासा हुआ, और वेनिस की कला पुनरुत्थान काल के समय से ही अपने कलर एप्लीकेशन के लिए जाना जाती है ना, वहाँ के आर्टिस्ट, तो इसलिए वहाँ पे प्रभाव सबसे ज़्यादा पड़ गया उधर का। यहाँ के कलाकार ने रूबेंस की कला तथा डेविड के रिलीफ चित्रों का समन्वय कर दिया एक प्रकार से। अब मैंने देखो, बहुत बढ़िया बात जो कि अपन पहले ही बता चुके, लेकिन एक लाइन में समझ आ गई। क्या आ गई? मैंने क्या बोला, इसमें ड्रामेटिक है, ड्रामा है, इमेजिनेशंस हैं, ये सब चीज़ें हैं, फीलिंग्स हैं। ये सब चीज़ें हमको कहाँ मिली थी? बरोक में भी मिली थी, लेकिन फिर धीरे धीरे फिर वो दब गई। शास्त्रीयता आने लगी, वहाँ भी शास्त्रीयतावाद आई, फिर यथार्थवाद आया, तो चीज़ें दबने लग गई। तो वो वाली चीज़ भी इसमें मिल गई आपको, है ना। इसलिए हम रोमांटिसिज्म में हम बरोक का विरोध नहीं कह सकते। दूसरी चीज़, हमको डेविड के जो रिलीफ चित्र थे उससे भी समन्वय मिल गया, क्योंकि हम आए वहीं से हैं, है ना। एकदम चीज़ चेंज नहीं होएगी, लेकिन मिक्सचर एक तरह से दोनों का मिक्स कर दिया। और यही चीज़ मैंने आपको जब लास्ट आर्टिस्ट बता रहे थे अपन न्यू क्लासेस का, इंगर्स, जो कि डेविड के ही शिष्य हैं, उनका हमने यही बताई थी कि उनने इन चीज़ को मिक्स कर दिया, और यही आगे जाके क्या हो गया भाई, रोमांटिसिज्म में चेंज हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं रोमांटिसिज्म जो है फ्रेंच में आंदोलन हुआ था। फ्रेंच स्वच्छतावाद का अग्रदूत पियोनर किसको कहा जाता है? थियोडर गैरिकल्ट, भूलना मत, बहुत महत्वपूर्ण कलाकार थियोडर गैरिकल्ट, इनको अग्रदूत पियोनर कहा जाता है, मतलब जिनने शुरू किया। मैं जान रही हूँ, समझ रहे हैं कि इफ़ेक्ट, जैसे फॉर एग्जांपल, एक और एग्जांपल देखो, अभी आप बोलोगे कि अभी आपने बताया था नवशास्त्रीयतावाद में, कंफ्यूज मत होना, नॉर्मल बात कर रहे हैं। नवशास्त्रीयतावाद में इंगर्स ने ये चीज़ चालू कर दी थी, क्या जो बरोक आर्ट मतलब रूबेंस की जो शैली एक तरह से उसको मिक्स कर दिया था डेविड की शैली से, है ना, और मतलब रोमांटिसिज्म और न्यू क्लासिज्म को मिक्स कर दिया था उसने। ये चीज़ शुरू हो गई थी। लेकिन क्यों पियोनर गैरिकल्ट को कह रहे हैं? क्योंकि जो प्योर रोमांटिसिज्म है वो इसके आर्ट वर्क्स में मिलता है। यही अंतर है कि यथार्थवाद का जनक आप क्यों इनको कहते हो, गुस्टाव कॉर्बेट को कहते हो, जबकि कैरावेजियो ने पहले ही यथार्थवाद यूज़ कर लिया है ना। तो ये थोड़ी सी चीज़ कहानी इस प्रकार से है कि क्यों, क्योंकि प्योर रूप में इन्हें फ्रेंच में स्वच्छंदतावाद शुरू किया था। इनकी आरंभिक शिक्षा बर्नेट और गॉरिन के द्वारा हुई, बर्नेट और गॉरिन के द्वारा, जहाँ पे हम आगे देखेंगे जो और कलाकार हैं वो भी यहाँ पे इस चित्रशाला में इनके साथ मतलब जाते थे, बर्नेट और गॉरिन। 1806 पेरिस में इनकी आरंभिक शिक्षा हुई। अब इनने जो गैरिकल्ट हैं इन पे बहुत अन्य कलाकारों का प्रभाव पड़ा। ये गए, इटली भी गए, इंग्लैंड, यहाँ भी इनने यात्रा करी, है ना। तो जैसे ग्रॉस की बात करी अपन ने, है ना, सॉरी मैं वही गैबो बोल रही थी। ग्रॉस की जो है उनने जो घोड़े की चित्रण किया था वो चित्रण इन्हें करा, इनने उसमें आगे जो जैसे
एक वो डेविड का जो अश्व वाला चित्र देखा था ना, वो वाली चीज़ भी इनने स्टडी करी, ऐसे करके इनने, है ना। और इनने जो है ये घोड़ों का चित्रण, ये चित्रण ग्रॉस का स्पेशली किया था, ठीक है। माइकल एंजेलियो, राफेल, इनकी जो टेक्निक्स थी उसका भी प्रभाव इन पे पड़ा, क्योंकि गए थे इटली, देखो इटली भी गए 1816 में, इंग्लैंड गए 1820 में, ठीक है। इनके चित्रों में डेलेक्रा बहुत प्रभावित हुआ। आगे जो हम डेलेक्रा देखेंगे, डेलक्रोइज, ये चित्रों में बहुत प्रभावित हुए। जहाँ ये सीखने जाते थे वहीं पर डेलेक्रा भी आते थे। गैरिकल्ट एग्नाल्ड में बिनिंगटन और कांस्टेबल के दृश्य चित्र लाया था। मीन्स देखिए, जहाँ वो थे ना, वहाँ पे एक्चुअली क्या था, जिससे फ्रांस की तत्कालीन ब्रिटिश प्रजातियों को ज्ञात हुआ। गैरिकल्ट जो हैं उनका एक तरह से बोलेंगे कि प्रभाव फ्रेंच से ज़्यादा इंग्लैंड में भी था, अच्छा खासा प्रभाव था, जानने लग गए थे वो, और इंग्लैंड से ही वो यहाँ पे कांस्टेबल और इनके लैंडस्केप लेके आए थे, ठीक है, इंग्लैंड से। तो जो उस समय जो ब्रिटिश दृश्य चित्रण के लिए वो फेमस थे, वो यहाँ पे लेके आए थे। फिर वो बीमार पड़ गए थे और 1824 में, बहुत कम एज में, 32 साल की उम्र में ही इनकी मृत्यु हो गई थी गैरिकल्ट की। अब बताएं, गैरिकल्ट का थोड़ा सा वर्क आप देखना, बहुत इम्पॉर्टेंट है जो अपन लेते हैं। रेफ्ट ऑफ मेडूसा, मेडूसा का लट्ठे का बेड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है। किसने बनाया? थियोडर गैरिकल्ट ने बनाया, 1819 में बनाया। पेरिस सलोन में इसको वो एग्जिबिट किया गया, वहीं पे है ये पेंटिंग फ्रांसीसी नौसैनिक पोत मेडूसा के मलबे के बाद, जो फ्रांसीसी, आपने क्या बोला, देखो फ्रांस क्रांति इन समय का पीरियड चल रहा था, तो उसके जो मलबा इधर यहाँ हो गया था, उसके बाद जो झटके लगे थे, उसकी वास्तविक घटना को दर्शाती है, ठीक है। यहाँ देखो कितने आधे मरे, कैसे मतलब वो बिल्कुल अपनी लाइफ से खेल रहे हैं, वो वाली बात इसमें आपको बहुत अच्छे से दिखने को मिलती है। इसमें लट्ठों का एक बेड़ा पानी की ओर तैर रहा है, उस पर असहाय यात्री बैठे हैं, ठीक है। पानी पे किस तरह से तैर रहा है, मर रहे हैं एक तरह से लोग, बहुत सारे मर चुके हैं, तो और कैसे लोग उस पर तैर रहे हैं वो उसमें बताया गया है। ये चित्र बहुत इम्पॉर्टेंट इसलिए है, देखिए, क्योंकि इसमें ना डेड बॉडीज़ हैं, है ना, आधे लोग मरे हुए हैं, आधे ट्राई कर रहे हैं अपने जीवन को बचाने के लिए, उसका इमोशंस वगैरह बहुत बेटर है। दूसरी चीज़, अभी बात करी कि माइकल एंजेलियो राफेल से प्रभावित थे, उनकी तकनीकों से प्रभावित थे। उसका मतलब क्या है कि माइकल एंजेलियो की जो शरीर शास्त्र था वो कैसा था, याद करो पिएटा को, कि जो पिएटा वो ले, मतलब उसमें जो वो क्राइस्ट को लेके बैठी थी, तो वो मृत फॉर्म में है ना, हमारे जीसस क्राइस्ट मृत फॉर्म में, लेकिन उसका जो बॉडी है वो इस प्रकार से दिखती है कि वो मृतदेह है ना, वो वही उनकी स्पेशलिटी थी। तो यही चीज़ गैरिकल्ट को भी अपने आर्ट वर्क में चाहिए था, पेंटिंग्स के जो मरा हुआ है तो वो कैसे है, तो उसके लिए मतलब ऐसा माना जाता है कि वो हॉस्पिटल में विज़िट किए थे, और जो उन्हें मृत जो कॉप्स होते हैं, मोग्स होती हैं, उनको स्टडी करे थे, डेड बॉडीज़ को स्टडी करी थी। डेड बॉडीज़ को कहीं बुक में तो ऐसा भी लिखा है कि अपने घर लेके आए थे, है ना। तो वो कौन सा कलाकार है जो अपने घर डेड बॉडीज़ को रखता था? तो रखता नहीं था, है ना, जो डेली नहीं रखता था वो, कि वो वहीं उन्हीं के बीच में रहता है। 32 साल की तो उम्र है, इतना पागल तो नहीं था, लेकिन इस पेंटिंग में जो वो कार्य कर रहा था उस समय उनने स्टडी करी थी, और हो सकता है घर में भी लेके आए हों और रखे हों, ठीक है। तो ये एक दिमाग है, और क्योंकि उनने इस तरह से लाइव बॉडीज़ का डिटेक्शंस किया था और घर लेके आ गए थे, इसलिए इस चित्र में बहुत खलबली भी मच गई थी, और एक तरह से क्लासेस पर बहुत सीधा अटैक था वो, ऐसा बोलेंगे शायद, ज़्यादा खलबली मच गई थी, लोग आलोचना भी करने लग गए थे कि ये कैसी कला है आपकी, वो वाली बात है, ठीक है। चलिए आगे देखें। देखिए ये जो है, ये क्रॉस सेक्शन है, ये सब रेफ्ट ऑफ मेडूसा के ही मॉडल्स हैं, है ना, किस तरह से, कितने सुंदर तरीके से डेड का चित्रण इनने किया है, ये सब गैरिकल्ट का है। आप कभी क्वेश्चन भी आ सकता है तो वो देखें। अब मैं बात कर रही थी कि किस तरह से गैबोज और, है ना, डेविड के फिर गैबो बोल दी, ग्रॉस और डेविड के अश्वों के हॉर्स की बहुत ने वो करी। तो इसमें ये देखो, चार्जिंग हंटर जो है, ये एक पेंटर मतलब हंटर हमारे राजा, उनका पेंटिंग है। और इसमें जो घोड़े का चित्रण आपको कैसे मिलता है, जो एक डेविड का है, नेपोलियन क्रॉसिंग द एल्प्स,
है ना, वो वाला जो पेंटिंग है वो डेविड ग्रॉस जो उसको क्रॉस करते हुए जो है वो वाला पेंटिंग के जैसा दिखता है। ऑयल ऑन कैनवास है पेरिस में। अब एक और देखें, इनसेन पागल। इस तरह के पोर्ट्रेट भी इन्हें रियलिस्टिक स्टाइल में बहुत सारे क्रिएट करे, मैंने एक ही लिया। ऑयल ऑन कैनवास स्विट्ज़रलैंड में है ये, ठीक है, देख लीजिए आप, ये इफेक्ट रोमांटिसिज्म में आ गया था। अब आते हैं डेलाक्रोइक्स, है ना, फैनियट डेलेक्रा जिसको कहते हैं, ये भी बहुत महत्वपूर्ण कलाकार रोमांटिसिज्म के। देख लेते हैं, इनका जन्म शेरंटन में हुआ, ठीक है, डेलेक्रा का। इनके पिता, एक मिनट, सरकारी नौकरी में थे, है ना, तो आरंभिक जीवन मार्सिलीज में बीता। फिर वो क्या गैरिन के शिष्य थे, जहाँ गैरिकल्ड भी आते थे, ठीक है, जहाँ गैरिकल्ड आते थे वहाँ पे थे, इसलिए कहा जाता है कि इनके चित्रों में गैरिकल्ड का प्रभाव देखने को मिलता है। उसने आकृतियों को कठोर शास्त्रीयतावाद से बचाया, ठीक है, जो मतलब एक है प्रॉपर जो रोम ग्रीक का जो आकृतियाँ जिस तरह से थी उस चीज़ से बचाया। उसने रूबेंस और वेरोनीस का अध्ययन किया, ठीक है, वेरोनीस हमारे वो वेनिस वाले हो गए, और है ना जो, और ये हो गए आपके वो रूबेंस बरोक वाले, ठीक है, तो इनके इनने अध्ययन किया। 1832 में वह उत्तरी फ्रांस भी गए। उसने एक नए तरह के चित्रण किया, जैसे अरब और यहूदी जीवन, स्थानीय पशु, खुली धूप, इस तरह की चीज़ों का चित्रण इनने अपनी पेंटिंग में किया डेलेक्रा ने। डेलेक्रा ने डायरी भी लिखी और इसी से हम लोग उनके बारे में इतनी जानकारियाँ प्राप्त कर सकते हैं। एक चित्रशाला भी खोली थी, लेकिन हम किसी पर्टिकुलर को ऐसा नहीं कह सकते कि ये इनका परमानेंट शिक्षक स्टूडेंट था। जैसे कि बहुत आर्टिस्ट के हम लोग देखते हैं चित्रशाला में है, तो ये पर्टिकुलर्स अच्छे थे, जैसे डेविड का इंग्रेस की बात की थी अपन ने नवशास्त्रीयतावाद में, लेकिन ऐसा डेलेक्रा का इतना कोई खास ऐसा नहीं था। डेलेक्रा को प्रभाववाद का पूर्वज भी कहा जाता है, माना जाता है कि वहाँ के आर्टिस्ट, उस समय के आर्टिस्ट के एंसेस्टर हैं, ये पूर्वज हैं, आगे इनको फॉलो किया है उनने, प्रभाववाद के कलाकारों ने। उसकी आकृतियों में रंग, मार्शलता की व्यंजन, प्रबल शक्ति, दयालुता, सौम्यता, मौलिकता और आकर्षक मुद्राएं तथा रंग की सूक्ष्मता की प्रवृत्ति है। ये सब चीज़ें उनकी आकृतियों में हैं। बिल्कुल वेरोनीस और रूबेंस को फॉलो किया है, तो उनके आर्टवर्क्स का मिक्सचर इसमें दिखेगा, और ये सारी क्वालिटीज़ उन्हीं के मतलब स्टाइल के मिक्सचर को बताती हैं, ठीक है। किनी ने मुझसे ये भी कहा था अभी लास्ट वीडियो में कि वो इंग्लिश वाला पोर्शन बता दिया करो, तो वो पेपर में, है ना, तो आप लोग प्लीज़ पेपर भी करो सॉल्व, क्योंकि ना बहुत ज़रूरी है वो सबके लिए, है ना, और उसको पूरा अपन इलस्ट्रेशन के साथ करते हैं तो आपको अच्छा भी लगेगा, और मैं आगे से ध्यान रखूँगी इंग्लिश का दोनों पोर्शन में साथ में एक जैसा न्याय हो, ठीक है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट, मैस्क्री ऑफ चियोस जिसको कहते हैं शियो का नरसंहार, ये पेंटिंग डेलेक्रा का है, ऑयल ऑन कैनवास। इस चित्र की कटु आलोचना हुई, क्यों हुई भाई? लोगों ने इसके चमकदार जो रंग हैं, सामने तथा विदेशी विषयों एवं रंगों और रंगों के निर्माण आदि उनको पसंद नहीं किया था। इसमें जो रंग है, जो चमकदार रंग है, इन सब चीज़ों को पसंद नहीं किया था। सब्जेक्ट इधर क्या है, चियाओस के नरसंहार का विषय से लिया गया था ग्रीक स्वतंत्रता संग्राम के दौरान, जो ग्रीक स्वतंत्रता संग्राम 1821 में जो हुआ था ना, उसके दौरान जो चीज़ें, मतलब जो विषय था, जो लोगों को सफरिंग हुई थी, इन सब चीज़ों से ये लिया गया था शियो का नरसंहार, और ये वर्तमान में लोवर पेरिस में है। चलिए आगे देखें। द बैरिकेड और लिबर्टी गाइडिंग द पीपल, बहुत इंपॉर्टेंट पेंटिंग डेलेक्रा की। रुकावट या लोगों का नेतृत्व करती स्वतंत्रता, ये जो है 1830 में जो क्रांति हुई थी ना, उससे प्रेरणा ली गई थी। देखिए किस तरह से उनका झंडा लेके देवी खड़ी हैं, है ना, और कैसे लोग सफर्ड हैं, ये सब ऑयल ऑन कैनवास। 1831 में यह प्रदर्शित हुई थी। 1830 में जो इनने बनाया था, मतलब ये रिवॉल्यूशन हुआ था, वो जो डेलेक्रा पे जो असर पड़ा, तो 1831 में उन्हें प्रदर्शित किया था लॉवर म्यूज़ियम पेरिस में। अच्छा, इसके पीछे एक और कहानी क्या बात है, ये लॉवर पेरिस में है। इसको ना गवर्नमेंट ने अपने हाथों में ले लिया था,
क्योंकि ये एक तरह से बहुत कंट्रोवर्शियल पेंटिंग थी। गवर्नमेंट ने अपने हाथ में ले लिया था और आफ्टर एग्जीबिशन और ये उल्टी लगा दी थी, है ना, मतलब वो उनके लिए शायद कुछ प्रॉब्लमेटिक था, क्योंकि वो हाथ में झंडा है और एक बहुत व्यंग दे रही है ये पेंटिंग, तो उनने उल्टा लगा दिया था, गवर्नमेंट के हाथ में आ गया था ये। तो ठीक है, तो इसको ये इस पेंटिंग से थोड़ा सा ये ध्यान रखिएगा। ट्राजन का न्याय, ये पेंटिंग भी ऑयल ऑन कैनवास 1840 में डेलेक्रा ने बनाई थी। गैलरी डे अपोलो, लाहौर में जो गैलरी डे अपोलो है उसकी ये चैपल है, मतलब वो उसकी छत पे इस तरह का म्यूरल भी बनाया था डेलेक्रा ने। ठीक है, डांटे और वर्जिल उसमें नर्क में, द ब्राक ऑफ डांटे भी कहते हैं इसको, ऑयल ऑन कैनवास लेवल पेरिस में है। अत्याचार के आंकड़े बदसूरत और अतिरंजित दिखते हैं। नहीं, गलत है, जो टॉर्चर्ड, इंग्लिश से हिंदी बहुत गलत वो हो जाता है। जो फिगर्स हैं इसमें ये बहुत बदसूरत और एग्जैगरेटेड, मतलब अतिरंजित दिख रहे हैं। ठीक है, क्योंकि वो एक तरह से नर्क की यात्रा है, नर्क में है वो, तो उस प्रकार से फिगर्स डेलेक्रोइस ने बनाए हैं। हैनर डॉमियर, ये भी एक बहुत मुख्य कलाकार हैं। 1808, बहुत बार क्योंकि एग्जाम में इनके बारे में आ गया है इसलिए सोचा कि इनको भी लेना चाहिए। 1808 1879, ये एक फ्रेंच पेंटर, स्कल्प्टर, कैरिकेचरिस्ट और प्रिंट मेकर। इस नाम से बहुत अच्छे से याद रखना है इनको। दूसरी चीज़, पेंटर भी हैं, स्कल्प्टर भी हैं, कैरिकेचरिस्ट हैं और प्रिंट मेकर हैं। उन्होंने नव माध्यम लिथोग्राफी द्वारा निर्मित अपने कैरिकेचर के माध्यम से सार्वजनिक जीवन पर प्रकाश डाला, जो सोशल लाइफ है उस पर प्रकाश डाला, कैरिकेचर्स बनाए, और किस मीडियम से, मोस्टली लिथोग्राफिक मीडियम से बनाए। उनका और मुख्य रूप से व्यक्तियों के चरित्र, मतलब इस तरह का कैरिकेचर बनाता था कि व्यक्ति के चरित्र बहुत मुख्य रूप से दिख जाता था। तो रोमांटिसिज्म का वो आर्टिस्ट जो एक बहुत फेमस कार्टूनिस्ट कैरिकेचरिस्ट भी है वो डॉमियर है। इन्हें कैरिकेचर का माइकल एंजलियो भी कहा जाता है। ठीक है, कैरिकेचर के माइकल एंजलियो इतनी प्रॉपरली उनने बनाया है। देखिए, कपल सिंगिंग एक पेंटिंग है उनकी, ऑयल ऑन कैनवास, एम्स्टर्डम में है। ये पेंटिंग भी देखो, द रिपब्लिक, गणतंत्र नाम की 1848 में पेंटिंग बनाई इनने, ऑयल ऑन कैनवास, लोवर पेरिस में है। कैरिकेचर मास्क ऑफ 1831, इस प्रकार से कैरिकेचर्स क्रिएट करे हैं। देख लीजिए एक बार डॉमियर ने, जो रोमांटिसिज्म आर्ट मूवमेंट में आते हैं। ये देखिए, विक्टर ह्यूगो, उस समय की अभी अपन बात कर रहे थे, रोमांटिसिज्म ही रोमांटिक पोएट हैं ये, और उनका इस प्रकार का कैरिकेचर इन्हें क्रिएट किया था। ठीक है दोस्तों, तो ये था रोमांटिसिज्म के मुख्य, ये बहुत आ जाते हैं क्वेश्चन में, तीनों कलाकार बहुत अच्छे से पढ़ लेना। फ्रांसिस्को गोया भी बताएंगे जल्दी। अभी जो अब नेक्स्ट वीडियो आएगा वो आएगा ब्रिटिश लैंडस्केप, ब्रिटिश दृश्य चित्रण जो थे उनसे कलाकार जॉन कॉन्स्टेबल हो गए, ये सारे जो कलाकार हैं उनके बारे में हम बताएंगे। साथ ही साथ प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो और वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। जल्द ही नेक्स्ट वीडियो के साथ आएंगे। थैंक यू सो मच, विश यू वेरी ऑल द बेस्ट, बाय बाय।